हाय गाइस, आप देख रहे हैं 9th मई का डीडी न्यूज। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने पर टीएमसी ने धांधलेबाजी के आरोप लगाए। तेलंगाना मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ पॉस्को एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया। नौ मई को शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू और निशित प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गवर्नर आर.एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये समारोह सुबह 11 बजे कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुरू हुआ था। शपथ समारोह से पहले शुभेंदु ने अपने एक्स पर लिखा था, आज आजादी के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम अपने फाउंडिंग फादर्स के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। आज से डेवलपमेंट और पीस का डबल इंजन एरा शुरू होने जा रहा है। सोनार बांग्ला का युग ऑफिशियली शुरू हो रहा है। 8 मई को होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जहां शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद शुभेंदु गवर्नर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई है। बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शख्स को पहले गले लगाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और फिर झुककर उनके पांव छुए। वो शख्स है माखनलाल सरकार, जिन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता माना जाता है। वो साल 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहे हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जेल भी जा चुके हैं। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद उन्होंने बंगाल में पार्टी और संगठन के विस्तार में काफी अहम भूमिका निभाई थी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी ने बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा, जिसमें करीब 30 लाख असली वोटरों के नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात करने के आरोप भी लगाए। अभिषेक ने आगे लिखा, काउंटिंग प्रोसेस से लेकर ईवीएम की हैंडलिंग और उसकी आवाजाही, साथ ही कंट्रोल यूनिट्स में कथित गड़बड़ी जैसे इंसिडेंट्स ने लाखों लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनता के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। मैंने पहले ही मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट पर्चियों की इम्पार्शियल काउंटिंग की मांग की है, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने आज पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा के घर और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तीसरी बार छापेमारी की है। ये कार्रवाई करीब 157 करोड़ के जीएसटी और एक्सपोर्ट फ्रॉड के मामले में की गई है। ये रेड चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम में 5 जगहों पर डाली गई, जिनमें एक रियल एस्टेट कंपनी का ऑफिस भी शामिल था। ईडी इससे पहले भी 2 बार संजीव अरोड़ा के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ईडी और बीजेपी पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर लिखा, जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, मोदी जी ने पंजाब में रोज ईडी की रेड करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में मोदी जी ने पंजाब के साथ बहुत धक्का किया, पंजाबियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट कर दिया है। वे मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को पूरा हो रहा है। राजा सुब्रमणी पहले भारतीय सेना के वाइस चीफ रह चुके हैं और फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने अलग अलग वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स और मुश्किल ज्योग्राफिकल टेरेन्स में सर्व किया है और सेना में इंपॉर्टेंट कमांड पर काम किया है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन क्रिकेटर्स यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नोटिस भेजा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों ने अपने डोप टेस्ट मिस कर दिए हैं। एज पर द रिपोर्ट्स, शेफाली वर्मा नवंबर 2025 में और यशस्वी जायसवाल दिसंबर 2025 में तय समय पर डोप टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे।
एनएडीए ने फरवरी 2026 में उनसे जवाब मांगा था, लेकिन दोनों की तरफ से ही कोई जवाब नहीं आया। ऑफिशियल एंट्री में इसे मिस्ड टेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब दोनों प्लेयर्स को 7 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। नियमों के अनुसार अगर किसी खिलाड़ी के 12 महीने में 3 वेयरअबाउट्स फेलियर्स होते हैं तो उस पर 2 साल तक का बैन लग सकता है। फिलहाल ये इन दोनों प्लेयर्स की पहली गलती मानी जा रही है। तेलंगाना पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। शिकायत में एक 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि भागीरथ ने 2 मौकों पर उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। ये एफआईआर पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। वहीं भागीरथ ने भी करीमनगर में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लड़की और उसके परिवार पर धमकी देने और पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन शादी से इनकार करने के बाद लड़की के परिवार ने उन पर दबाव बनाया और बदले में करोड़ों रुपए मांगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके कहने पर रशिया और यूक्रेन 3 दिन के लिए सीजफायर के लिए मान गए हैं। 9 से 11 मई तक सीजफायर को फॉलो किया जाएगा। ये सीजफायर रशिया के विक्ट्री डे इवेंट के दौरान लागू रहेगा और इसके तहत दोनों देश हजार प्रिजनर्स भी एक्सचेंज करेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस समझौते को कंफर्म किया है और कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने प्रिजनर्स को वापस लाना है। ऑन द अदर हैंड, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी सीजफायर के लिए मान गए हैं। ट्रंप को यकीन है कि इस स्टेप के जरिए ये लंबी वॉर खत्म हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक डो में आग लगने से एक इंडियन सेलर की डेथ हो गई है, जबकि 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए, जिनका दुबई में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में आग लगने के बाद वे पलट गया था। पास से एक दूसरा जहाज गुजर रहा था, उसकी मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो सका। अथॉरिटीज इस बात की जांच कर रही हैं कि डो पर आग कैसे लगी। दुबई में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट ने बताया कि वो लोग रेस्क्यू किए गए लोगों से कांटेक्ट में हैं और उन तक हर पॉसिबल हेल्प पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने यूएफओ फाइल्स रिलीज की हैं। इसमें आम लोगों से लेकर मून मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स तक के अकाउंट्स शामिल हैं। These documents trace back to 1940s, जहां किसी एस्ट्रोनॉट ने बताया कि उन्होंने स्पेस में अजीब सी चमकती हुई रोशनी देखी। वहीं किसी ने बताया कि उन्होंने 4 फुट के अजीब से दिखने वाले शख्स को देखा जो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी मेंशन किया गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन का लोन क्लियर किया है। अकॉर्डिंग टू अ पीटीआई रिपोर्ट, ये अमाउंट अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स के थ्रू सैंक्शन किया जाएगा। आईएमएफ के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो ईईएफ के जरिए $1 अरब और आरएसएफ के जरिए $21 करोड़ देंगे। आईएमएफ ने सितंबर 2024 में फैसला किया था कि पाकिस्तान को 37 महीनों में $7 अरब की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इंडिया की अंडर 17 विमेन्स फुटबॉल टीम इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। टीम ने एएफसी अंडर 17 विमेन्स एशियन कप में लेबनान को 4-0 से हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई है। अब अगर ये टीम क्वार्टर फाइनल्स में चाइना को हरा देती है तो पहली बार मेरिट के बेसिस पर फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। रविंद्रनाथ ठाकुर की एनिवर्सरी साल 2026 में 2 अलग अलग डेट्स यानी 7 मई और 9 मई को सेलिब्रेट की जा रही है। इसका रीजन ग्रेगोरियन कैलेंडर और बंगाली कैलेंडर के बीच में डिफरेंस है। गवर्नमेंट लेवल पर रविंद्रनाथ का जन्मदिन 7 मई 1861 के अनुसार मनाया जाता है, जबकि बंगाल में ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बंगाली कैलेंडर, पोइला बोईशाख के 25वें दिन यानी पोचिशे बोईशाख पर उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, जो इस साल 9 मई को पड़ी है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में 9 मई को कल्चरल इवेंट्स, कविता पाठ और रविंद्र संगीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज की बुक रिकमेंडेशन में आप पढ़िए सोपान जोशी की किताब मैंगीफेरा इंडिका। ये किताब आम की दुनिया को बेहद गहराई और रोचक तरीके से समझाती है। इसमें सिर्फ नवाबों और राजाओं के आम प्रेम या सबसे अच्छे आमों की बहस की बात नहीं है, बल्कि आम के बागानों से लेकर बाजारों और हमारी थाली तक की पूरी जर्नी दिखाई गई है। बुक का फर्स्ट पार्ट आम की हिस्ट्री, उसके ओरिजिन और आज के कल्चर में उसकी इम्पोर्टेंस पर फोकस करता है। इसमें धार्मिक परंपराओं, त्योहारों और लिटरेचर में आम की भूमिका भी बताई गई है।
सेकेंड पार्ट में 45 करोड़ साल पहले से आम और इंसानों के एवोल्यूशन की कहानी को साथ साथ समझाया गया है। थर्ड पार्ट में भारत के अलग अलग हिस्सों के मशहूर आमों जैसे अल्फांसो, केसर और दशहरी के साथ किसानों, व्यापारियों और आम लोगों की अनसुनी कहानियां सामने आती हैं। अगर आपको आम से थोड़ा सा भी प्यार है तो ये बुक आप ही के लिए लिखी गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।